बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। उम्मीद है कि आप अपने दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके होंगे। वैसे ज़ाती तौर पे मेरा कोई दिन का आगाज़ इतना अच्छा नहीं हुआ है। कल रात से मैंने एक ख़बर सुनी है जो अभी तक मुझे बार बार मेरे ज़हन में वही ख़बर जो है घूम रही है, और जैसे ही मैं टीवी स्क्रीन की तरफ देखता हूँ तो मैं और ज़्यादा रंजीदा हो जाता हूँ। अली रज़ा आब्दी की जो उनकी मौत की ख़बर, उनको कल कत्ल कर दिया गया, इस हवाले से क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली भी जानता था, एक दफ़ा शो में भी वो आ चुके हैं, तो वो जो मेरे जहन में बार बार जो एक मंज़र आता है वो मंज़र ये है कि मैंने उनके साथ एक शो किया था जिसमें वो अपनी वालिदा के साथ मौजूद थे मदर्स डे पे, और उनकी वालिदा के चेहरे पे एक खौफ सा था, एक डर सा था कि उन्हें बड़ा फ़ख्र भी था कि मेरा बेटा इस वक्त सियासत में आ चुका है, मगर उसके साथ साथ उन्हें ये डर था कि ये कुछ अलग किस्म का है और एक अच्छा इंसान है, मगर मुझे डर लगता है कि ये जगह सेफ़ नहीं है। बस मैं तो दुआएं करती रहती हूँ। तो मुझे बार बार उस माँ का ख़्याल आ रहा है कि उस माँ पे और उस घर पे इस वक्त क्या गुजरी होगी। खैर, अल्लाह ताला अली रज़ा आब्दी साहब को अपने जवारे रहमत में जगह दे, और आइंदा इस तरह के वाक़यात ना होने के लिए हम तो दुआ कर सकते हैं। बाकी शहर में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो बदअमनी फैलाने की साजिश जो है वो चल रही है, ये फ़ारूक सत्तार साहब का कहना है, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का ये कहना है। तो हुकूमत वक्त को ऐसी ताकतों को रोकना होगा जो शहर में इस तरह की फ़िज़ा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आते हैं अपने मौजू की तरफ। आज हम अपने मौजू की तरफ आने से मैं आपको ये बताऊं कि आज हम किस हवाले से बात करने वाले हैं। नौजवानों के बारे में आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। नौजवान एक ऐसी ताकत जिस पे हमें बड़ा फ़ख्र है। हम जब अदाद शुमार की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में हम एक मुनफरिद हैसियत रखते हैं, और हम बड़ा एक फ़ख्र रखते हैं उस बात पे कि हमारे नौजवान जो नौजवान आबादी है वो आधी से ज़्यादा है। वाकई नौजवान किसी भी मुल्क व कौम के लिए मुस्तक़बिल बदल देने की सलाहियत रखते हैं, मगर वो नौजवान वो इक़बाल के शाहीन हों तो ही मुस्तक़बिल बदला करते हैं। ऐसी सूरत हाल में जहाँ बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही हो, जहाँ तालीम हासिल करने के लिए नौजवान के पास ऐसी सहूलतें ना हो, जहाँ वो भूख में और ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दब रहा हो, वहाँ पे नौजवान इस तरह आसानी से तरक्की की राह पे नहीं चलते। और जब आपका नौजवान तरक्की की तरफ नहीं चलेगा तो फिर मुल्क और कौम की तरक्की भी धुंधला जाएगी। आज हम नौजवानों के हवाले से बात करेंगे। क्या हमारे नौजवान बेराह रवी का शिकार हैं? यही हमारा आज का मौजू है। और आप दोस्तों को बताता चलूँ कि हमारे प्रोग्राम का दौरानिया आज 9 से 10 के बीच होगा, और आप दोस्त हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं बज़रिया कॉल करने के लिए हमारा नंबर 0213512345 है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँगा। मेरे साथ मौजूद हैं एक सोशल एक्टिविस्ट, एक एंकर पर्सन और राइटर हमारे साथ हैं कंदील जाफरी साहिबा। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं कंदील साहिबा? इस सवाल का जवाब जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी है कि जो हमारे आजकल के हालात हैं उसमें हमें खुद समझ नहीं आती कि हम कैसे सही रह सकते हैं या खुश कैसे रह सकते हैं। तो खुश रहने के लिए भी हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है।
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। खुश रहना एक बहुत बड़ा काम हो चुका है इस वक्त। और हमारे दूसरे मेहमान जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, और इसके साथ साथ एक अरसे से योगा पे काम कर रहे हैं। योगा का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि हमारे साथ कौन मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जनाब योगी वजाहत साहब। आपको अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बड़ा एहसान है। आज सही बात है, मैं वाकई रंजीदा हूँ और मुझसे मामला संभाला नहीं जाएगा। महसूस करता हूँ। बिल्कुल, हम सभी एक ख़ास कैफियत में, मेरा भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भाई, और रिसेंटली हमने तय किया था कि इस हफ्ते तो नहीं, लेकिन तय किया था कि बहुत जल्द हम उनके यहाँ बैठ के एक साथ हम लोग मछली खाएंगे। हमारी तो ये गपशप चल रही है। आप तो जानते थे ना, मैं तो उन्हें ज़ाती तौर पे जानती भी नहीं थी, लेकिन कल उनकी जो तस्वीरें चल रही थी मीडिया पर, उसमें उनकी मुस्कुराहट, और वो इतने हम्बल लग रहे थे, और जो लोग नहीं भी जानते ना वो भी रंजीदा हैं। बिल्कुल इसी तरह सराज रिसानी का जब मर्डर हुआ था तो मैं कई दिन तक रोती रही, और मैं हैरान होती थी कि इस शख्स को तो मैंने कभी देखा भी नहीं था। तो लेकिन वो एक शख्सियत जब इतनी मजबूत होती है तो उसके लिए ज़ाती ताल्लुक़ होना कभी कभी ज़रूरी नहीं होता। ऐसा ही है। मुझे याद है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंगल रहता रहा हूँ एक अरसा कराची में, तो हमेशा मैं खाने का जब प्रोग्राम बनता था ना मछली खाने का, तो इन्हीं का एक रेस्टोरेंट था, बिरयानी ऑफ द सीज़, तो वहाँ पे हम चले जाते थे। तो वहाँ पे अली भाई ये ना ख़ुद कुकिंग भी अक्सर करते थे, और जहाँ बैठे होते थे वहाँ से उठ के आ जाते होते थे। अगर इन्होंने हमें देख लिया, उठ के आ जाना, आके गले मिलना। इतना अच्छे अखलाक वाला एक लड़का, और मतलब बड़ी खुशी भी होती थी कि पॉलिटिक्स पे इस तरह के नौजवान जो हैं वो भी आ रहे हैं, और बड़ा बेबाक, बड़ी बहादुरी से जो है हर चीज़ का वो करता था, अपना डिफेंड भी करते थे, बात भी करते थे। और किसी भी पार्टी में होना, ये एक इससे बिल्कुल अलग, वो एक नौजवान सियासतदान था यार। मतलब काम कर रहा था, नौजवानों को हमें आगे लेके आना, जब बात कर। एनीवे, मेरा ख्याल हमारे पास एक ब्रेक का वक्त है, तो ब्रेक से पहले अच्छा, आप वैसे क्या समझते हैं, क्या ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए हमें? आप कुछ कहना चाहिए? हमें ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए मुल्क में, जहां हम नौजवानों की ताकत के बारे में बात करते हैं, और मुल्क के हालात जब ऐसे होते हैं, तो उस हवाले में क्या? जाहिर है सबसे पहली चीज़ तो है कि हम सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। जब मुल्क में एक मुतवाज़न सिस्टम आ जाए तो फिर ही सारे हालात बेहतर हो सकते हैं। अब जो मुल्क की सूरत हाल है उसकी वजूहात तो बहुत सारी हैं। फ्रस्ट्रेशन है, मुल्क की माशी हालात हैं, और एक अदम तवाज़ुन जब माशरा होता है तो इस तरह के हालात जन्म लेते हैं। तो जब पूरा सिस्टम सही होगा तो मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। फौरी तौर पर तो नहीं ठीक हो सकता। हाँ, अभी कुछ दिन पहले जैसे चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे वो अटैक हुआ, तो आप देखें कि इसमें सब कम उम्र नौजवान मुलविस हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। नहीं तो वो जो कैमरे इन्होंने लगाए हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, वो किस दिन काम आएंगे? उनका अचार अच्छा होता है, मुरब्बा बनता है उनका। मतलब उनकी तस्वीरें सिर्फ दूर से नज़र आती हैं। कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि जनाब शक्ल अमजद साबरी जैसा जो उनका इंतकाल हुआ, कत्ल किया गया उन्हें, और वो भी फुटेजेस में कि ये दो लड़के हैं जी, ये दो लड़के हैं, इन पे शक है। बस वो यहाँ तक की मामला रहना होता है। आगे ला के उन्हें पब्लिक तक छोड़ने के, जब ये लोग थे वो इन्होंने इसकी वजह से किया था। इन्वेस्टिगेशन टीम जो है अपनी को स्ट्रॉन्ग करें, अगर नहीं इस काबिल तो पूरी दुनिया से जहाँ हम जा रहे हैं झोलियाँ फैलाते रहे। आज तक तो जाके तो कोई झोलियाँ फैलाएंगे, एक दो बंदे इन्वेस्टिगेटर भी दे दें हमें, ताकि वो मामला सॉल्व कर सकें। कैमरे जो कि आपको क्लोजअप्स भी ले सकें। मैं यहाँ पे एक बात कहता चलूँ, कैमरे रिकॉर्डिंग करते हैं उन किरदारों के जो उसके सामने आते हैं, और किरदार जो हैं बनते हैं माशरे से। सिस्टर ने भी सही बात की है, क्योंकि सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ है, और कैमरे इस बात की अलामत नहीं है कि मुजरिम को पकड़ा जाए। देखिए, मैं यहाँ पे एक कोट करना चाहूँगा, जिनकी निशानदेही की जाए। मैं इसको एक और तरीके से निशानदेही करूँगा। हम कहते हैं ना कि हमें कहा गया है कि दुश्मन की भी कोई अच्छी बात मिल रही हो तो उसको देख लें। ये खैर इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं जो कोट कर रहा हूँ,
अगर हम इसराइल की बात करें, यहूदियों की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें हमें तो रीगल पे अगर बस भी रुक जाए तो हम कहते हैं ये भी यहूदियों का कोई साजिश है। जी देखिए, उन्होंने अपने दुश्मनों को, जो हिटलर के साथ थे, उस वक्त कैमरे नहीं थे, उस वक्त चीज़ें नहीं थी, बड़े पावरफुल जो जर्मन थे फौजी जिन्होंने ये सब कुछ किया था, उन्होंने दुनिया में चुन चुन के उनको मारा है। कैमरे तो नहीं थे, तस्वीरें तो नहीं थी उनके पास, लेकिन उन्होंने अपना नेटवर्क ऐसा बना के रखा था कि वो दुश्मन किसी भी मुल्क में, स्विट्ज़रलैंड में जाके छुप जाए जर्मनी से, वो उस एज में ढूंढ के लाते थे जब वो चल नहीं पाता था, बूढ़ा हो चुका होगा, लेकिन वो ढूंढ लेते थे और इसराइल लाके उसको सज़ा देते थे। ये अजीब व गरीब सिस्टम हमने बना दिया है कि हम तस्वीरें ज़रूर दिखा देते हैं और उसके बाद बस समझते हैं कि तस्वीरों ने काम कर दिया। ऐसा नहीं है, हमने इस माशरे को बदलना है। क्योंकि टॉपिक पे अगर आप मुझसे जो कह रहे थे, मैं उस पर बड़ा इख्तलाफ रखता हूँ कि हर आदमी यहाँ बेरहवी का शिकार नहीं है। इसका मसला ये है कि सिंध का तयन या सफ़र, ज़िंदगी का सफ़र जो है दो तरीके से तय होता है। या तो रहबर ले लीजिए अच्छा, या आपका मुशाहिदा इतना अच्छा हो कि आप मंजिल की तरफ चले जाएँ। रहबर तो हमारे पास जो हैं, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया मेरे उस भाई, उस शहीद के लिए कि वो सियासतदान थे। मैं कहूँगा इसमें एक इजाफा कीजिए, वो पढ़ा लिखा सियासतदान था। जी, वो सिर्फ सियासतदान नहीं था। मसला ये है कि जो पढ़े ना लिखे वो भी सियासत में आ सकता है। सियासत में हमने धौंस बदमाशी है, वो जो एक सिस्टम है ना, जो फिल्मों में, पंजाबी फिल्मों में गंडासा वाला था, वो ले कहती है जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। सियासत है एक दूसरे की बात, राय को मानने का नाम। आपने जब भी देखा होगा, उनसे गुफ्तगू की होगी रज़ा भाई से, आपने देखा होगा कि वो एक दरमियानी सी और बहुत ही खूबसूरत बात, एक तो उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट। जी 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 जी, ये अजीब व गरीब सियासतदान था। मैं उनको मजाक में कहता था, यार कि किस बात पे हंसते रहते हैं आप, वो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। उनका चेहरा, हर तस्वीर आप देखें मुस्कुराती हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो असल प्रॉब्लम आ रही है वो है हमारे स्ट्रक्चर की, माशरे की। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो सिस्टम जो है जिस पे कंदील साहिबा भी मुत्तफिक हैं, बल्कि इन्होंने यही कहा है, इसे कैसे बेहतर हो सके इस पे बात करेंगे हम। एक कॉलर हमारे साथ है, नहीं शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा, आपकी यही बात मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि जब हम बेरहवी की बात करते हैं तो बाज़-औक़ात किसी चीज़ की महरूमी और बाज़-औक़ात किसी चीज़ की ज़्यादती भी बेरहवी का सबब बन सकती है। जहाँ गुर्बत और बेरोज़गारी है, वहाँ पैसे की फरावानी भी बेरहवी का बायस बन रही है। तो तय ये हुआ कि किसी भी तरह अगर ज़िंदगी में तवाज़ुन नहीं है तो बेरहवी के इम्कानात मौजूद हैं। और मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपकी तरबियत और माहौल है कि आप बच्चे की तरबियत कैसे करें और माहौल कैसा करें। उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो आसानी से किसी भी महरूमी की वजह से बेरहवी का ज़िंदगी में शिकार हो सकता है। तो ज़रूरत अब इसी बात की है कि वालिदैन अब बच्चों को वो वक्त नहीं दे रहे, स्कूल में टीचर, हमारा निसाब, ये सब कुछ दोबारा देखने की ज़रूरत है। और ये बहुत सी वजूहात हैं बेरहवी की। ठीक है, मतलब जो स्टेट है, रियासत है, उसको भी अपने नौजवान के लिए फ़िक्रमंद होना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये उसकी जिम्मेदारी है। सिर्फ माँ बाप, देखें माँ बाप की जिम्मेदारी बेशक है। अभी आप जर्मनी की बात कर रहे थे, वहाँ बच्चा पैदा होता है, यहाँ भी बच्चा पैदा होता है, जिम्मेदारी किसकी होती है? माँ बाप की। वहाँ बच्चा पैदा होता है, वो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। स्टेट आ जाती है बीच में कि आप, ये उसकी स्कॉलरशिप है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, आप ये बताइए कि आप इसको कौन से स्कूल में दाखिल करवा रहे हैं, आपने देख लिया है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई स्कॉलरशिप तो नहीं चाहिए। अगर फिर भी उन्होंने बच्चा दाखिल नहीं करवाया, बच्चा उठा के ले जाएंगे, ये आपसे नहीं संभल रहा, हम संभाल लेंगे। ये तो आप तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने भी कुछ ऐसे हालात के बाद ही ऐसे सबक सीखे होंगे। लेकिन बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि बच्चे की शख्सियत, जैसे कि माहिर नफ्सियात कहते हैं कि इब्तदाई 10 सालों में मुकम्मल हो जाती है। अगर वो इब्तदाई 10 साल उसकी बेहतरीन तरबियत की जाए और उसे एक अच्छा माहौल दिया जाए तो फिर बेरहवी के इम्कानात खासे कम हो जाते हैं। इस हवाले से बात करते हैं जी। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं नौजवानों से मुतल्लिक़ कि नौजवानों की इतनी बड़ी आबादी को, नौजवानों
कि ये जो तादाद है पाकिस्तान में, इस ताकत को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह इन नौजवानों को वाकई हम ताकत बना सकते हैं मुल्क और कौम के लिए। जनाब, बात यहाँ तक पहुँची थी कि सिस्टम ठीक नहीं है। देखिए, ये तो वो पहला इल्ज़ाम है जो हर शहरी जानता है कि क्या जनाब सिस्टम ही ख़राब है, बस निज़ाम ही ख़राब है सारा, हम क्या करें। तो मगर अफसोस इस बात का है कि हर नौजवान या हर शहरी वो इस निज़ाम का हिस्सा बना हुआ है और निज़ाम सारा इन्हीं लोगों से मिलकर ही तो निज़ाम बना हुआ है। देखिए, मजमूई तौर पे ये नहीं कह रहा कि सारे ही निज़ाम सही है, मैंने निज़ाम की बात ज़रूर की है, लेकिन मैं इतना मुत्तफिक नहीं हूँ कि आप 100% कर दें। देखें, यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट के नाम से आप जाफ़र को भी जानते हैं। जी, मैं जानता हूँ। रिजवान जाफ़र बेहतरीन काम कर रहा है, उसके अंडर में हज़ारों नौजवान हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर आप आई केयर पे चले जाएँ, हैदराबाद में जो काम हो रहा है, सैफ कर रहा है, मैं हैरान हूँ कि अंदरूनी सिंध जिनकी खबरें नहीं आती जिन जगहों की, वहाँ पे वो खाना तकसीम हो रहा है, गरीब लोगों के लिए झोंपड़ियाँ बना रहे हैं वो प्लास्टिक की बोतलों से। सही, बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि बेरारवी का शायद हमारा नौजवान शिकार नहीं है, राह के तयन की कमी है उसमें। कर रहा है मेहनत। और ये देखो, एक बड़ी सिंपल सी बात है, मेरी बहन भी इस पर मुत्तफिक होंगी, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हमने 1,24,000 अम्बिया और पैगम्बर हमारे पास हैं, इबलीस एक है, वो नहीं बदला। आदम से लेके हज़रत मोहम्मद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इबलीस एक है। नेगेटिविटी इतनी पावरफुल है कि 1,24,000 पैगम्बर आए हैं, नेगेटिविटी वही है। नेगेटिविटी होती अपनी जगह बहुत ताकतवर है। हम जिन नौजवानों को देख के ये समझते हैं कि नौजवान जो है बेरारवी का शिकार है, ये वो नेगेटिव नौजवान हैं जो इस कदर पावरफुल हमें नज़र आ रहे हैं कि उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी तादाद में नौजवान बहुत बेहतर हैं। लेकिन हमेशा दुनिया में ये देखा गया है कि जो बेहतर और आला तरीन लोग होते हैं वो खामोश रहते हैं, वो इतना आइडेंटिफाई नहीं होते, इतने रिमार्केबली वो आपको सामने नज़र नहीं आते, जैसे कि गुमराह लोग नज़र आते हैं। अब ये कल के वाक़े में भी हम देखते हैं तो नौजवान, या बहन ने भी पॉइंट आउट किया, नौजवान नज़र आते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये देखें तो उस पूरे वाक़े को रोकने वालों में भी नौजवान शामिल थे। लेकिन इसकी जो वजह है कि आप ये देखें कि किसी भी मुल्क का माशी निज़ाम जो होता है वो बेसिक चीज़ होती है, उसी की वजह से सिस्टम बनता है या उसके ना होने से बिगड़ता है। हमारे यहाँ जो तबकाती फ़र्क बढ़ता जा रहा है, इसने नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दी है। अब जब एक लड़का ये देखता है कि दूसरा जो मेरा साथी है उसके पास 1.5 लाख रुपए का मोबाइल है, जबकि मैं तो आम मोबाइल भी नहीं ले सकता, वो फ़ोन स्नैचिंग पे लग जाता है मोबाइल के। ये फ्रस्ट्रेशन, तबकाती फ़र्क जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है माशरे में, उसकी वजह से भी बढ़ रही है। सही, इस पर भी बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ अंकल, कैसे हैं आप? अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप बड़ा अच्छा मौजू लाए हैं, लेकिन आज आपने इस मौजू के लिए तो पूरे 2 घंटे होने चाहिए थे, आपने प्रोग्राम ही 1 घंटे का कर दिया। और बहुत ही मेरे प्यारे अजीज वजाद साहब बैठे हैं और मेरी प्यारी बेटी मेहमान बैठी है, इन सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग आज के मुआशरे से, माहौल से, इससे हम बुराई कर रहे हैं कि पूरा के पूरा, जैसे फ़हीम बेटा आपने भी फरमाया, पूरा मुआशरा ऐसा है तो क्या किया जाए। ऐसा नहीं है। मैं अपने आप पे गौर करता हूँ, पहले अपने आप पे नदामत करता हूँ। हमारी जो नस्ल थी, हमने पाकिस्तान बनाया, उसके बाद हमने जो तालीम दी वो तो चलो नया मुल्क था, कमज़ोर थी ही, लेकिन तरबियत बिल्कुल नहीं हुई। और इस वक्त भी जो बड़े बड़े जिसको इंस्टीट्यूट हम कहते हैं, जहाँ से तालीम जा रही है और जा रही है, उसका हाल बुरा से बुरा हो रहा है। और दरबे खाने वाले यूनिवर्सिटियाँ, दरबे खाने वाले मेडिकल, तो ये कौन से डॉक्टर निकलेंगे, कौन से इंजीनियर निकलेंगे, किस किस्म के लोग निकलेंगे, आखिर इस मुआशरे का क्या होगा। मेरे वजाद भाई कह रहे हैं बहुत पुरुम्मीद है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डार्क पहलू को भी पहले नजर में रखना चाहिए। और जो मेरी प्यारी बेटी बैठी है, ये जरा सा थोड़ा सा इस तरफ माइल है, तो थोड़ा जो हमारे वीक पॉइंट है उसको गुफ्तगू करें ताकि हम कुछ सीख सकें। बहुत शुक्रिया वजाद साहब, आपको बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया यूसुफ, आपको बहुत याद करता है मेरा भाई, आप मिलने अब नहीं आते हो, सॉरी। थैंक यू यूसुफ साहब, आपने कॉल किया। मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं कि पूरा मुआशरा ही ख़राब है, मगर
निज़ाम को अगर हम कसूरवार कहते हैं तो फिर निज़ाम का तो हम सब हिस्सा हैं। वो कहीं ना कहीं हम सब कुछ ना कुछ जो है ना वो अपना हिस्सा वो अदा करते हैं हम लोग। जैसे झूठ बोलना इस पूरे मुआशरे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप इस वक्त आप बड़ा दुख हो रहा होगा आपको कि हम सबको झूठा कह दिया फ़हीम ने। अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं हम, उन्हें एक सीधी बात नहीं बताएंगे, हम उन्हें झूठ बोलेंगे। वे फ़ोन वाली बात तो वैसी बहुत पुरानी हो गई। उसके अलावा सिर्फ अपने गिरेबान में हम झांकें तो हमें पता चल जाता है हम किस कदर छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हम गलत कर रहे होते हैं, जिनका वो सर बच्चों से मैं एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, मैं शेयर करना चाहता हूँ, मुझे उसमें आप बताइएगा, मुझे भी बताइएगा कि मैं क्या उसका हल करूँ। ये कुछ दिन पहले चाइनीज़ कॉन्सुलेट वाला जो इंसिडेंट हुआ है, तो मेरे बेटे का स्कूल उसी गली में है जहाँ पे ये कॉन्सुलेट थी। तो वो जैसे ही वो एंटर हुए तो फायरिंग वगैरह का मामला शुरू हुआ। इन्होंने स्कूल अंदर से बंद कर लिया और हमें फ़ोन कर दिया सब पेरेंट्स को कि आप ना आइएगा, हमने स्कूल को लॉक कर दिया। बहरहाल वो फायरिंग की आवाज़ें आती रही। अभी मेरी कल बेटे से बात हो रही थी, वैसे बैठे हुए, तो मैंने उनसे कहा कि आप यू आर स्ट्रॉन्ग बॉय, आपने लिजर्ड से, माउस से और आपने कॉकरोच से आपने नहीं डरना है, ठीक है। बॉयज़ बिल्कुल नहीं डरते हैं इससे, आपने तो बल्कि उन्हें स्टिक पकड़ के अपने बाहर निकालना है घर से। तो कहता है मैं लिजर्ड से और माउस से नहीं डरता, मैं सिर्फ कॉकरोच और फायर से डरता हूँ। अब वो देखें उसके जहन में फायर किस तरह वो नक्श हो चुका था, बिल्कुल, कि वो फायरिंग होती रही है। तो अब ऐसी मैं सिर्फ देखता रहेगा सर, मैं यहाँ पे क्या कहूँ उसे। बिल्कुल जाहिर है जब बच्चों के सामने ये सब कुछ होगा तो हम कैसे उनको दूर रख सकते हैं जब वो खुद देख रहे हैं। तो ये अब उसके ये आप यूँ ना समझें कि ये आज की बात है, ये पता नहीं बरसों तक उसके जहन में ये रहेगा। हाँ, ये हादसा। तो वो बात जैसे कर रहे थे कि वो 7 साल शुरू के जो होते हैं तो तरबियत के 10 साल, बस वही सारी ज़िंदगी प्रोग्रामिंग उसमें होती है। तो उस प्रोग्रामिंग को माँ बाप जो है वो किस तरह बेहतर करें। पहली बात तो ये कि अगर आप ज़रा सा गौर करें तो शायद आपने बड़ी गहरी बात कर दी और प्रोग्राम का जो मगज़ और ख़ुलासा इस वक्त आपने मौजू में लाया और जो ही इस वक्त हमें कहा गया कि इसका तदारुक भी तो कुछ करें ना, जिक्र तो हो रहा है। देखिए पहली बात यह है कि तरबियत हमेशा तरबियत याफ्ता करता है। तरबियत याफ्ता करेगा जिनकी अपनी तरबियत। हम बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, लेकिन किसी एक वालिदैन को बैठाइए, उससे पूछिए आपने कहाँ से तरबियत ली, कहेंगे इसमें तरबियत की क्या बात है। बच्चों को पालना को यानी उसके लिए कोई इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। फ़हीम आप मेरे दोस्त भी हैं और इत्तफाक से उस दिन मैं यहाँ मौजूद था जब ये प्रोग्राम हो रहा था। जी, तो मैं आपके साथ ही था, तो तमाम इवेंट हम यहीं बैठे हुए। जी हाँ, मैसेजेस कॉल्स वगैरह आ रही थी और सारा। तो उस वक्त भी हमारा मौजू इसी तरह की नफ्सियाती मामला। देखिए अगर आप ये कह रहे हैं अपने बच्चे से, मादरत के साथ में, आप मेरे दोस्त भी हैं, मेरे भाई नहीं, मुझे आप ही को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आप ही को कह रहा हूँ, मुझे तस्हीह चाहिए। जी, और मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आपने यहाँ तरबियत का जो अंदाज इख्तियार किया ये उमूमी है और हमारे माशरे में इसी तरह हो रहा है। और इसीलिए हम समझ रहे हैं कि वो रिज़ल्ट नहीं आ रहे जो आना चाहिए। नफ्सियाती तौर पे मेरा ताल्लुक क्योंकि माइंड साइंसेस से है और हम रीफ्रेमिंग ऑफ ब्रेन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं ब्रेन को नए। तो देखिए अल्फाज का चुनाव यहाँ क्या होना चाहिए था। चुनाव ये नहीं होना चाहिए कि आप नहीं डरेंगे फ़लाँ फ़लाँ से। आपका तायुन, आपकी तरबियत होनी चाहिए, आप बहादुर हैं और आप बाहिम्मत हैं। आप उन चीज़ों का नाम नहीं ले रहे या डरने का नाम नहीं ले। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ, और सिस्टर मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप इस लफ्ज़ में मुझे बता दीजिएगा क्या आपके जहन में आया। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गुलाब के फूल के बारे में मत सोचें, तो आपके जहन में इस वक्त क्या चीज़ आई थी? गुलाब का फूल। शाबाश। अगर मैं आपसे कहूँ आप मत डरें, तो आप ये बताएं आप जहन में किस चीज़ को पैदा कर रहे हैं? डर पैदा कर रहे हैं। You got it? आप कॉकरोच से मत डरें। एक्चुअली आप भूल रहे हैं कि आप कॉकरोच और डर को मिला रहे हैं बच्चे के जहन में। आप उसको खौफ की उन अलामतों को बता के कह रहे हैं बेटा इनसे नहीं डरना, वो डरेगा। इसलिए कि आपने पॉइंट आउट किया है कि इस चीज़ से, लिजर्ड से डरना नहीं है, जबकि उसके ब्रेन में लिजर्ड और डर आपने प्रोग्राम कर दिया। क्योंकि वो उसकी मामा जब भी ये देखती तो चीख मार देती। वो उनकी मामा ने उनको बताया कि डरना है, बट आप नहीं बताएंगे। आपने देखिए आपने ये मैंने क्या कहना है, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। बेटा आप बाहिम्मत हैं, आप
हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह लेते हैं। आप बड़े हो चुके हैं, आप में माशाल्लाह हिम्मत है, आप उसको चीज़ों के नाम से डराएं नहीं, पहले तो हटाएं उस चीज़ों से जिनसे डर सकता है, वो उसका जिक्र नहीं करें आप उसके सामने, और आप कोशिश करें कि पॉजिटिव वर्ड बोले। मेरे ख्याल से अगर अल्फाज का सही इंतखाब भी हो जाए ना घरों में, बाहर हमें बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव मिल जाएंगी। सही, एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज नौजवानों की समत के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हमें किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है और किस तरह ये जो जितने यंगस्टर्स हैं, जो ये पॉपुलेशन है इतनी बड़ी, ये प्रोडक्टिव कैसे हो सकती है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। कंदील जाफरी साहिबा हमारे साथ हैं और योगी वजाहत साहब हमारे साथ हैं। कंदील साहिबा, आप कह रही थी कि जो तबक़ाती निज़ाम है ये भी काफ़ी ज़्यादा बेरारफ़ी की तरफ जो है हमें रुख मोड़ता है इस सारे मामले का, तो उसके लिए आप क्या कहेंगी? मतलब कैसे ये तबक़ाती निज़ाम कैसे ख़त्म हो सकता है, या अगर आपको लगता है कि ये इसे हम ख़त्म कर सकते हैं तो फिर तो हम इस बारे में बात करें। बिल्कुल कर सकते हैं, और हमारी मौजूदा हुकूमत इस पर काम भी कर रही है। आपने देखा होगा कि कितने लोगों का एहतसाब हो रहा है। एक बंदा जो है 20 कनाल के घर में रह रहा है, एक के पास एक कमरा भी नहीं है, तो उसमें रहने वालों में तो वो तो कहेंगे हम खून कर दें, माशरे का जला कर रख दें। ये तो एक फितरी अमल है ना। आपके सामने चमकती हुई गाड़ियों में लोग बैठे जा रहे हैं, कीमती मोबाइल पकड़े हुए हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, और एक तरफ आपको खाना तक नहीं मिल रहा। तो ये तो एक फितरी अमल है कि आपके अंदर वो बगावत का जज्बा पैदा होगा। तो ये अब जैसे कि हुकूमत की कोशिश यही है कि वो लोग जिन्होंने, जाहिर है एक जायज़ तरीके से बहुत ज़्यादा दौलत कमाई भी नहीं जाती, उस हर दौलत के ढेर के पीछे कोई जुर्म होता है, उन जुराइम को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, तो शायद ये कम हो जाए। और जैसे अब ये इंग्लिश मीडियम स्कूल जिन्होंने इसको एक बिज़नेस बना लिया था और इतनी फीसेस वो चीफ जस्टिस के कहने पर 20% कम की गई हैं, करवाई गई हैं, ये भी एक बहुत अच्छा अमल है। और ताकि आपको एक निज़ाम तालीम मिले हर बच्चे को। हमारे यहाँ तो निज़ाम तालीम ही कई किस्म का है। अब गरीब का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ के तो टीचर को भी तालीम याफ्ता नहीं होते। एक इसी तरह देहात में एक टीचर था, वो बच्चे को कुछ पढ़ा रहा था, तो एक राहगीर गुजर रहा था, तो उसने देखा टीचर कह रहा है CUP सप। वो गया, उसने कहा भाई CUP कप होता है, तुम कह रहे हो CUP सप। उसने कहा जितने पैसे मुझे मिलते हैं ना तनख्वाह, उसमें CUP सप ही होता है। तो हमारे यहाँ तो जो टीचर्स हैं उनकी तालीम का मेयार ही कुछ नहीं है। जो बंदा कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन जाता है, और अब उसकी, हालांकि माशरे का सबसे अहम आदमी टीचर होता है, वो एक नस्ल बना रहा होता है, उसमें विजडम भी होनी चाहिए, उसमें तालीम भी उसी पाए की होनी चाहिए। फिर जो जाहिर है जब आप उसको तनख्वाह नहीं उतनी देंगे तो कोई बंदा भी नहीं, फिर अच्छा बंदा तो टीचर नहीं बनेगा ना। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों से इख्तलाफ करते हुए कहूँगा। पहली बात तो ये कि यहाँ सिर्फ वो लोग टीचर नहीं बनते जो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ बहुत आला पाए के हमारे पास असातिज़ा हैं, और यकीनन बहन सबके लिए नहीं कह रही, एक उन्होंने फोकस किया है। दूसरी बात जिस पे मैं इख्तलाफ रखता हूँ कि हर मालदार आदमी मुजरिम नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। देखिए ये कॉन्सेप्ट गलत है, और उसको हुकूमत भी कह रही है कि जनाब आप इंडस्ट्रियाँ लगाएं, आप चोर डाकू नहीं है कि अगर आप इंडस्ट्री लगाएंगे तो लोगों को नौकरी मिलेगी। दौलत का सही इसराफ, उसका इस्तेमाल जो है वो एहतसाब उस पर हो रहा है कि अगर आप दौलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दौलत पे इख्तलाफ नहीं है, इसको आपने लिया कहाँ से, बिल्कुल ये बात है, इस पे बात हो रही है। दौलतमंद होना बुरी बात नहीं है, हर आदमी करता है। और मैं बड़े फ़ख्र से ये कहता हूँ कि जब हम दीन इस्लाम की बात करते हैं तो आप ये ना समझिए कि दौलत कोई बुरी चीज़ है। अगर हज़रत उस्मान गनी की बात होगी तो गनी क्यों है कि वो दौलत को अल्लाह की राह में लगा रहे हैं। दौलतमंद होना बुरी बात नहीं है, दौलत का सही और गलत इस्तेमाल जो है वो एहतसाब के दायरे में आता है। और मैं समझता हूँ कि बड़ी चमकती हुई गाड़ी अगर जा रही है तो हमें उस नौजवान को बताना है कि ये तो देखो कि ये नौजवान जो चमकती गाड़ी में जा रहा है इंसान, इसने कितनी मेहनतों से इस गाड़ी को हासिल किया। न जाए कि ये कि जी इसकी या तो गाड़ी तोड़ दी जाए या फिर मेरे पास बड़ा महंगा मोबाइल आना चाहिए। देखिए हमें यही बतानी है कि अगर कोई चीज़ किसी ने हासिल की है तो उसने मेहनत भी की होगी, चोरी करके हर चीज़ हासिल नहीं होती। सही, पहली बात तो ये। कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं, फिर आपसे शुरू करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ कराची से। रियाज खान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे?
थैंक यू जी। बात यह है कि आज का नौजवान इसलिए बेरारवी का शिकार है कि जब रोजगार नहीं होगा, जब उसे उसका हक नहीं मिलेगा, जब उसके पड़ोस में अच्छा पहनेगा, कोई अच्छा खाएगा और वो कहेगा कि ये ना मुझसे बॉडी में अच्छा, ना मुझसे पढ़ाई में अच्छा, तो सबसे पहले मेरिट होना चाहिए। अगर मेरिट होगा, नौकरी मेरिटों पे मिलेगी, बेरोजगारी नहीं होगी। किसका दिल करता है कि वो गलत कामों की तरफ जाए, वो नशे की तरफ जाए, वो चोरी की तरफ जाए, वो डकैती की तरफ जाए? ये तब होता है जब एक बराबर वाला अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है और वो अपने घर में आता है और देखता है कि उसके भाई या उसके बच्चे जो हैं वो भूखे हैं, अच्छा नहीं पहन रहे, अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ रहे, तो ये जन्म लेती है, पहली सीढ़ी है बेरारवी की तरफ, पहला स्टेप रखा जाता है। तो ये है कि सबसे पहले इस मुल्क में जब मेरिट होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरिट जब होगा तो ये क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, हर चीज खत्म हो जाएगी। जो बेचारे, अब रात को ये एक वाकया हुआ है, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, इस तरीके से कई वाकये। हमने कहा कि कराची में सुख का सांस, अल्लाह पाक कराची को उसी तरीके से जैसे पिछले टाइम से चल रहा आ रहा है, किसी की नजर ना लगे, कराची में फैक्ट्रियां लगे, पूरे पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगे, जिस तरीके से गारमेंट्स फैक्ट्रियां हैं, कोई और रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार जब मिलेगा ना तो यकीन करें कोई भी गलत ना नशे में जाएगा, ना चोरी में जाएगा, ना डकैतियों में जाएगा, किसी तरफ नहीं जाएगा। वो तब जाता है जब वो देखता है कि अमीर के पास वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये फिर वही उसी चमकती गाड़ी। अब भाई ने कहा कि चमकती गाड़ी के लिए उसने बड़ी मेहनत की, माजरत के साथ उसने पठान से ज्यादा मेहनत नहीं की जो रोजे रख के खुदाइयां कर रहा होता है। मेहनत अपनी जगह है, लेकिन सर मेरिट अपनी जगह होना चाहिए। एक बच्चा आता है और वो डायरेक्ट भर्ती हो जाता है, एक बच्चा पूरा साल पढ़ता है, पूरी मेहनत करता है, हर कुछ करता है, लेकिन वो जब इम्तिहान में जाता है तो वो उसको बाहर कर दिया जाता है। आखिर क्यों? उसके खानदान में कोई अफसर नहीं है, तो उसका कोई सिफारिशी नहीं है। जब तक ये काम इस मुल्क से खत्म, ठीक है रियाज साहब, ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ अभी रियाज साहब बात कर रहे थे वो चमकती गाड़ी के हवाले से, मैं एक ऐसे ही मेरे जहन में एक बात आ रही है कि मेहनत सिर्फ वही नहीं होती कि जो आप ईंटें उठा लें बहुत ज़्यादा, ठीक है, सारा दिन, और चलें ईंटें उठाने वालों की भी बात करते हैं, वो भी सोसाइटी का हिस्सा है और हमें बड़ा ऐसे जितने मेहनत कश हैं, हमें बड़ी हमदर्दी भी है उनसे और बड़ा फ़ख्र भी है इन लोगों पे कि हम बाकी मेहनत कश कौम में से हमारा ताल्लुक है। भाई वो सारे ईंटें उठाने से अपना काम शुरू करते हैं, उनमें से कुछ होते हैं जो ठेकेदार बन जाते हैं, कुछ होते हैं जो बाद में जाके बिल्डर्स बन जाते हैं। जो लोग होते हैं, जाहिर है वो तो आपका एक अलग इनफरादी है। अच्छा, अभी जो बात कर रहे थे मेरे भाई, चमकीली गाड़ी वाला, वो ये भी हो सकता है उसने वाकई मेहनत की हो जिंदगी में बहुत सारे शोबों में उसने और फिर हासिल की हो। यहाँ पे इनकी बात बहुत वैलिड है, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जब तक आप हर मामले में इंसाफ पहले नहीं करेंगे, जिसको हक है वो उसको मिलना चाहिए। अगर मेरिट की बात हम करते हैं तो यकीनन मेरिट का जहाँ खून होता है वहाँ पे मसाइल पैदा होते हैं और ये बहुत बड़ी वजह है। ये संजीदगी से हुकूमत को, हाँ ठीक है, मेरिट रिश्वत और सिफारिश आके मेरिट खराब करती है, ठीक है, मगर वो इस माहौल में अब मुझे बताया ना जहाँ रिश्वत और सिफारिश चल रही है, वहाँ पे एक नौजवान क्या करेगा? उसे दिल बर्दाश्ता होने से आप कैसे रोक सकते हैं? मैं वो बात कर रहा हूँ। मैं इसकी यहाँ बात करूँगा, क्योंकि बहन को वक्त देना है मुझे, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जाहिर बात है मेरा शोबा ही है, मैं पढ़ाता हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ, मेरे पास नौजवान भी हैं। इवन आज मैं आपके प्रोग्राम के बाद एक ऐसे प्रोग्राम के इफ्तिताह के लिए जा रहा हूँ, आगाज़ के लिए जा रहा हूँ, प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ, जहाँ हम उन अफराद के लिए जो फिज़िकली डिसेबल हैं या एबल नहीं हैं कुछ चीज़ों के, हम उनके लिए एक मीडिया का कोर्स शुरू कर रहे हैं। नाबीना अफराद के लिए रेडियो पे आरजे बनाने के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हम प्रोग्राम्स में लगे हुए हैं, हम सब लोग अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। वसाइल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और ये हर किसी का काम है। अगर आप वसाइल पैदा करेंगे, रिसोर्सेज पैदा करेंगे, तो लोग उसमें आएंगे और इसमें कोई वो नहीं, बुराई की बात नहीं है कि हमें मेरिट्स पे आना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि अगर किसी ने कुछ पाया है तो उसको ये कहना कि इसने जो पाया है गलत तरीके से पाया, मैं इसकी नफ़ी कर रहा हूँ, ठीक है, मेहनत से पाया। नहीं, कंदील साहब, हम जब बात करते हैं ना तो हम इज्तिमाई बात कर रहे होते हैं, हम ये नहीं कर रहे होते कि सबको, हम ये कर रहे होते हैं कि ज़्यादा क्या हो रहा है, अच्छा तो हो रहा है, ऑल इज़ नॉट बैड, माशरे में बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जब आप उसका मुकाबला करेंगे बुरे से तो बुरा ज़्यादा हो रहा है। अब आप तालीम की बात के, सब टीचर
मैंने कब कहा है कि सब टीचर अच्छे नहीं होते, लेकिन हमारे आबादी का ज़्यादा तबका 60% तो देहात में। आप मुझे बताएं देहात में कितने क्वालिफाइड टीचर हैं जिन्हें आप कह सकें कि वाकई तालीम देने के या बच्चे की अच्छी तरबियत करने के अहल हो सकते हैं। तो हम बात जो है मजमूई तौर पर कर रहे होते हैं कि जो अक्सरियत में है उसकी हम बात कर रहे होते हैं। जी हाँ, और वैसे भी देखिए वजाद भाई, कुछ चीज़ें रियासत की ही जिम्मेदारी होती हैं। आप उन पे बड़ा ज़ोर लगा लें, आप बच्चों को सारी ज़िंदगी अपनी सर्फ कर दें जनाब बच्चों को तालीम देने के लिए, आप उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको एक वो प्लास्टिक की बोतलों से घर बनाना सिखाने के लिए वो सारी ज़िंदगी लगा दें अपनी, आपके 50 लोग आपके साथ और लगा दें, आप सोसाइटी का शायद 0.1% सिर्फ लोगों को भी आप फ़ायदा ना दे सके। ये तो इतने बड़े पैमाने से जब पूरी प्लानिंग के साथ काम होता है ना, तब पूरी की पूरी नेशन को फ़ायदा होता है, और उन्हीं पॉलिसीज़ के साथ ही सारा सबको ज़बरदस्ती जो है वो उसमें शामिल होना होता, वरना तो ये मामला चलते रहेंगे। मैं अगर आपसे एक बात कहूँ, क्योंकि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात पे, ये बताइए जब रोड बनता है तो जिन पैसों से बनता है वो किसके होते हैं? अवाम के होते हैं। अवाम के होते हैं, उन लोगों के होते हैं जो टैक्स देता है। जी, टैक्स गाड़ी खरीदने पे भी दिया जाता है, हर काम पे दिया जाता है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि जिस कौम के लोग टैक्स ना देते हों, और ये बड़ी तादाद किन की है? उन लोगों की है जो बात ये तो कर रहे हैं कि हमारा मुल्क आगे क्यों नहीं जा रहा। ये बताइए इस मुल्क का लोग देते कितने फीसद टैक्स हैं? आप टैक्स देते हैं? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एनटीएन नंबर है और मैं टैक्स पेयर हूँ। सारे टैक्स जहाँ पे जितना जो हम लोग तो टैक्स रोक ही नहीं सकते, मुझे वो ख़ास तबका है उनके ऊपर काम चल रहा है। मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें खरीदी जाती हैं, चाहे गाड़ी बड़ी हो या कुछ हो, उस पर टैक्स दिया जाता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर किसी ने बड़ी गाड़ी खरीदी भी है तो उससे जो टैक्स लिया गया वो रोड पे लगा होगा, साइकिल वाले ने नहीं दिया। एक मिसाल दे रहा हूँ ना, मैं भी तो गरीब आदमी हूँ। मैं कब कह रहा हूँ कि ये गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आप जब हुकूमत की बात कर रहे हैं तो हम दोनों हुकूमत के नुमाइंदे नहीं हैं, लिहाजा मैं हुकूमत को तो यहाँ डिफाइन ही नहीं कर सकता। मैं तो वही बात करूँगा जो मेरे बसात की है। मेरी बसात की बात है तालीम, मेरी बसात की है घराना। खुदा के लिए अपने घरानों में मोहब्बतें पैदा कीजिए, रिश्तों से मोहब्बतें कराइए, वतन से मोहब्बत कराइए। यहाँ तो मुश्किल ये है कि किसी को अगर कोई बात कह दे, कोई किसी की तारीफ़ करके मुबारकबाद दे दें तो एक पीछे से लोग आ जाते हैं, नहीं जी आपने इसको मुबारकबाद क्यों दी है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच वजाद साहब, थैंक यू सो मच खंदील साहिबा। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त जो है अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। बेसिकली ज़िम्मेदारी तो हमारी ही है, घर वालों की, कि उन्हें तरबियत दे, और फिर उसके बाद जितने भी लोग हैं, जिस इदारे में वो जाता है, पढ़ने के लिए जाता है, नौकरी के लिए जाता है, और वो बजाते खुद जब अपना काम ईमानदारी के साथ और एक दयानतदारी के साथ करेगा तो उसका रिज़ल्ट कुछ और होगा, और हमारे नौजवान जो हैं वो एक बेहतरीन और ताकतवर शक्ल में पूरी दुनिया के सामने उभर के आएंगे। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।